हाँ बच्चों, तो आज जो है हम व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, व्हीटस्टोन सेतु क्या है और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो है हम जो बातें हैं उसका चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। सेतु यहाँ पर एक ब्रिज है और ब्रिज में क्या होता है, 4 प्रतिरोध होता है, जिसमें से अगर 3 प्रतिरोध का मान ज्ञात हो तो चौथा प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। इफ 3 रेजिस्टेंस out of 4 resistance, 3 resistance its values are known, then the resistance of 4 resistor can be determined by this formula। तो यहां पर व्हीटस्टोन ने क्या कहा था कि यदि 4 प्रतिरोध को किसी चतुर्भुज के 4 आसन्न भुजाओं द्वारा जोड़ा जाए और उसके एक विकर्ण में सेल और दूसरे विकर्ण में धारामापी लगा दिया जाए और यदि धारामापी में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित ना हो तो सेतु संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। और संतुलन की अवस्था में ऊपर 2 प्रतिरोध संलग्न 2 प्रतिरोधों का अनुपात नीचे 2 संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, यानी P/Q = R/S। मतलब व्हीटस्टोन ने क्या कहा था कि if 4 resistances are connected in 4 sides of a quadrilateral and one diagonal is connected with a cell and another diagonal is connected with a galvanometer, if there is no deflection in the galvanometer, then the bridge is said to be in balance condition, and under the balance condition the ratio of upper 2 resistance is equal to ratio of lower 2 resistance। that means here आप अगर चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है, ये मान लीजिए 4 भुजाएं, 1 2 3 और 4 भुजा। तो इस 4 भुजा में एक भुजा में देखिए यहां पर एक प्रतिरोध आपने जोड़ दिया, इस भुजा में एक प्रतिरोध आपने जोड़ दिया, इस भुजा में एक प्रतिरोध आपने जोड़ दिया और इस भुजा में एक प्रतिरोध आपने जोड़ दिया, यानी 4 प्रतिरोध को 4 आसन्न भुजाओं द्वारा जोड़ा गया। मतलब ये एक प्रतिरोध है, यहां पर एक प्रतिरोध है, यहां पर दूसरा प्रतिरोध है, यहां पर ये तीसरा प्रतिरोध है और यहां ये चौथा प्रतिरोध है। मतलब 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज के 4 आसन्न भुजाओं द्वारा जोड़ दिया जाता है। मतलब 4 साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सपोज द क्वाड्रिलेटरल इज A, B, C and D। 4 भुजाओं द्वारा 4 प्रतिरोध को जोड़ा गया है। अब इसमें 2 विकर्ण होता है, देखिए एक विकर्ण होता है B और D, दूसरा विकर्ण होता है A और C। यदि A और C के बीच में एक सेल जोड़ दिया जाए, एक कुंजी भी लगा दे, की भी लगा दे, एक विकर्ण में एक डायगोनल में हमने सेल जोड़ दिया, तो सेल जोड़ देंगे तो क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। सेल है, विद्युत वाहक बल है यहां पर, तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, करंट विल फ्लो थ्रू दिस सर्किट। अनदर डायगोनल, अगर इस डायगोनल में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दें, धारामापी जोड़ दें, गैल्वेनोमीटर विच डिटेक्ट द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट और नॉट। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी उपकरण है जो यह बताता है कि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है, ये बताता है। मतलब यहाँ पर इस टाइप का होता है, इसमें एक पॉइंटर रहता है, जैसे आप लोग मोटरसाइकिल में देखे होंगे कांटा जो है ऐसे घूमते रहता है, जब स्पीड बढ़ता है तो घूमता है राइट साइड, तो हम बताते हैं कि इतनी स्पीड में चल रही है। ठीक उसी प्रकार बीच में 0 होता है और एक साइड में 0 10 20 ऐसे होता है, राइट लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में क्या रहता है, मार्क होता है। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन, यहाँ पर बीच में 0 होता है, यहाँ 10 20, यहाँ पर 10 20, मतलब यह दिखाता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको डिटेक्ट करता है। अब मान लीजिए यहाँ पर 4 प्रतिरोध है, P, Q, R और S। 4 resistance are there and it is connected 4 sides of the quadrilateral। चतुर्भुज के 4 आसन्न भुजाओं द्वारा जुड़ा हुआ है
यहाँ पर मान लीजिए विद्युत धारा I है, यहाँ जाने के बाद किरचॉफ के नियम से ये दो भागों में बांट जाता है। मान लीजिए I1 और इधर चला जाता है I2, बढ़ गया। जब यहाँ पर B पर ये विद्युत धारा पहुंचता है, मान लीजिए इसमें IG धारा चली जाती है। अगर IG करंट यहाँ पर चली जाएगी तो यहाँ पर देखिए I1 अगर आया है और IG इधर चला गया तो बचा जो करंट होगा क्या होगा, I1 माइनस IG। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर 10 आ रहा है, ये 7 चला गया, ये 3 चला गया, यहाँ पर 2 चला गया, 7 में से 2 चला गया तो मतलब यहाँ पर 5 बचेगा, है ना। अब यहाँ पर जैसे इधर से देखिए IG आया, इधर से I2 आया, तो इधर से आया, ये भी इधर से आया, मतलब करंट कमिंग टुवर्ड दिस जंक्शन इज I2 एंड IG। तो इसमें जो विद्युत धारा बहेगी I2 प्लस IG। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि देखिए करंट जो है I, इसके कारण सेल के कारण विद्युत धारा I यहाँ पर I1 और यहाँ पर I2 में डिवाइड हो गया, यहाँ पर जाने पर ये IG में इधर चला गया, तो शेष करंट जो होगा I1 माइनस IG होगा। इधर से IG आया, इधर से I2 आया, तो दोनों मिलकर I2 प्लस IG जाएगा। यहाँ पर फिर से दोनों प्लस हो जाएगा, देखिए तो माइनस IG प्लस IG से कैंसिल हो जाएगा, यानी I1 प्लस I2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर फिर से करंट I1 प्लस I2 करंट यहाँ पर फ्लो होने लगता है। ठीक, अब बैलेंस कंडीशन में क्या कहता है, बैलेंस कंडीशन मतलब IG का वैल्यू जब 0 होगा, मतलब इसमें जो IG हमने दिखाया है ये करंट बिल्कुल 0 हो, तब P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, या किसी किसी बुक में यहाँ पर दिया है R1, R2, R3, R4, तो यहाँ पर क्या है P लिया, इसकी जगह हम R1, यहाँ पर R2, यहाँ R3, R4 किसी किसी बुक में दिया है, या S की जगह किसी किसी बुक में X दिया है, तो आप P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाई S, इसको आपको प्रूफ करना है। ठीक, तो आप प्रूफ में चलते हैं। तो प्रूफ में सपोज यू आर टेकिंग 4 रेजिस्टेंस P, Q, R, S which are connected 4 sides of the coordinator and current is flowing according to the diagram। ये जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, यहां तक आपको लिखना है। लिखने के बाद आप यहां पर देखिए किरचॉफ का फर्स्ट लॉ आपने सर्किट में पहले से यूज कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर I1 I2 यहां पर IG चला गया तो क्या बचा I1 माइनस IG, मतलब आप किरचॉफ का फर्स्ट लॉ को आपने पहले से ही ले लिया। अब इन क्लोज्ड मेश बंद लूप A B D A में देखिए ऐसे बना है, ये G है और यहां पर एक प्रतिरोध है, यहां पर एक दूसरा प्रतिरोध है, ये A है, ये B है, ये D है, यहां पर विद्युत धारा I1 है, यहां पर विद्युत धारा IG है, यहां पर विद्युत धारा I2 है, ये P है, ये R है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बंद लूप में किरचॉफ का सेकंड लॉ से फ्रॉम किरचॉफ सेकंड लॉ फ्रॉम किरचॉफ सेकंड लॉ से क्या हो जाएगा, देखिए यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इस पूरे क्लोज लूप में कहीं पर भी सेल नहीं है, माने कुल विद्युत वाहक बल यहां पर क्या हो जाएगा, शून्य। मतलब समेशन ऑफ E इज इक्वल टू 0, क्योंकि फार्मूला क्या है, समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू समेशन ऑफ E, ये फार्मूला है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 0। क्यों 0? क्योंकि समेशन ही 0 है। अब A से B विद्युत धारा कितना है, करंट क्या है I1 है, रेजिस्टेंस क्या है P है, I1P। यहां पर क्या हो जाएगा प्लस IG इंटू G, क्योंकि G क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, माइनस I2R इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आप जब B से A की ओर जाएंगे तब विद्युत धारा इधर आ रही है, करंट इधर आ रही है, तो you are going opposite to the direction of current. That means the product of I2 and R will be negative because you are going opposite to the direction of current. तो यहाँ पर इसके इक्वेशन नंबर 1 ले लिए, परंतु अंडर बैलेंस कंडीशन क्या कहता है, संतुलन की अवस्था में IG इज इक्वल टू
0। देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर से होकर, धारामापी से होकर कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो IC इज इक्वल टू यहां पर 0 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, I1P माइनस प्लस 0 इंटू G माइनस इज इक्वल टू क्या माइनस यहां पर लिखे माइनस I2R इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स I1P इज इक्वल टू I2R। इसकी इक्वेशन नंबर 2 ले। तो पहले हमने किरचॉफ का लॉ का प्रयोग किए और फिर बैलेंस कंडीशन लिए, संतुलन की अवस्था में लिए। अब इन क्लोज मैश, कौन सा क्लोज मैश बन रहा है, देखिए क्लोज मैश B C D B, B C D B ऐसे बन रहा है। यहां गैल्वेनोमीटर है, इसमें विद्युत धारा IG आ रही है, यहां पर इस टाइप का आप देख सकते हैं, यहां B C और ये D है, ये I1 माइनस IG है, ये I2 प्लस IG है, ये Q है और ये S है। तो यहां पर क्लोज मैश में क्या हो जाएगा, देखिए विद्युत धारा समेशन ऑफ E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर 0। क्यों, क्योंकि समेशन ऑफ E, इसमें इस क्लोज लूप में कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं लग रहा है, कोई भी बैटरी नहीं है, इसलिए समेशन ऑफ E इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ IR निकालते हैं, मतलब यहां पर I1 माइनस IG इंटू Q माइनस I1 प्लस IG इंटू S माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। तो बैलेंस कंडीशन में क्या कहते हैं, अंडर बैलेंस कंडीशन में जैसे हमने निकाला था बैलेंस कंडीशन, अंडर बैलेंस कंडीशन मतलब संतुलन की अवस्था में क्या है, IC इज इक्वल टू 0। जब इसमें IG रखेंगे तो I1 माइनस IG होने से I1Q हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा I2S हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, I1Q इज इक्वल टू I2S। इसकी इक्वेशन नंबर 4 कर लेंगे। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2/4, तो क्या हो जाएगा, I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। I2 कैंसिल, I1 कैंसिल, तो क्या बचा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। मतलब P अपॉन Q क्या था, ऊपर दो संलग्न भुजाओं का प्रतिरोधों का अनुपात, R अपॉन S क्या है, नीचे दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात। यानी द रेशियो ऑफ अपर टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लोअर टू रेजिस्टेंस अंडर द बैलेंस कंडीशन। कौन सा कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में। दैट मींस देयर इज ए नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इसी के आधार पर जो है आप इस नियम को जान सकते हैं कि 4 प्रतिरोध अगर है, इसमें से 3 का मान ज्ञात हो, मतलब यहाँ पर P Q R S, मान लीजिए P Q और R का वैल्यू मालूम हो और S का वैल्यू मालूम नहीं हो, तो S का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इस नियम का प्रयोग करके आप 2 उपकरण हैं जिससे हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, और जहां पर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत का प्रयोग होता है वो है मीटर ब्रिज और दूसरा है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स से भी हम अननोन रेजिस्टेंस को निकालते हैं, साथ साथ मीटर ब्रिज की सहायता से भी अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं, और दोनों में व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लागू होता है, मीटर ब्रिज एज वेल एज पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स का जो एपरेटस होता है उसमें 3 रेजिस्टेंस नोन है, तो चौथा का वैल्यू जो है हम फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।